तो आज की इस चर्चा की शुरुआत ना एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास से करते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर आज बाजार जाकर सब्जियां खरीदी जाएं तो आलू और प्याज के दाम देखकर ऐसा लगेगा कि महंगाई शायद लंबी छुट्टी पर गई हुई है। सही बात है। क्योंकि आलू लगभग 28% और प्याज तो 42% तक सस्ता हो चुका है। रोजमर्रा के इस अनुभव को देखकर कोई भी यही सोचेगा कि अर्थव्यवस्था में सब कुछ शांत है, बिल्कुल एकदम नियंत्रण में है। हाँ, लेकिन जब हम अपने घरों और सब्जी मंडियों से बाहर निकलकर ना देश के फैक्ट्रियों, कारखानों और थोक बाजारों की ओर देखते हैं तो वहाँ खामोशी नहीं है। वहाँ तो एक भारी पैनिक का माहौल है। बिल्कुल। फैक्ट्रियों के दरवाजे पर जो महंगाई दस्तक दे रही है ना, वो मार्च 2026 में अपने पिछले 38 महीनों के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। और यही वो विरोधाभास है जो इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है। मतलब एक तरफ हमारे सामने वो महंगाई है जिसे हम रोजमर्रा की खरीदारी में महसूस करते हैं, जिसे हम रिटेल महंगाई या सीपीआई कहते हैं। हाँ, जो फिलहाल 3.4% पर काफी स्थिर दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो थोक महंगाई दर है, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, वो अचानक से बहुत तेजी से भड़क उठी है। अगर आप देखें तो फरवरी 2026 में ये आंकड़ा महज 2.13% पर था और मार्च आते आते ये छलांग लगाकर 3.88% पर पहुंच गया। ओ, ये तो बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल, ये कोई सामान्य क्रमिक बढ़त नहीं है, ये एक बहुत शार्प स्पाइक है जिसने कई अर्थशास्त्रियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ। आज की इस गहरे विश्लेषण का जो मिशन है ना, वो सिर्फ इन आंकड़ों को पढ़ना या गिनाना नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारे पास जो रिसर्च और रिपोर्ट्स का पुलिंदा है, जिसमें पश्चिम एशिया के संकट से लेकर मॉनसून की अनिश्चितता तक का जिक्र है, हम उसके आधार पर ये समझेंगे कि इस 3.88% के पीछे असल कहानी क्या है। सही कहा। अर्थव्यवस्था के इस WPI को ना एक वेदर फोरकास्ट की तरह देखना चाहिए। अच्छा, मौसम के पूर्वानुमान की तरह। हाँ, एक ऐसा वेदर फोरकास्ट जो बताता है कि फैक्ट्रियों में कैसा तूफान आ रहा है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। तो सबसे पहले इसी विरोधाभास पर बात करते हैं। मतलब जब सब्जियां सस्ती हो रही हैं तो कुल आंकड़े कैसे बढ़ सकते हैं? अगर एक गाड़ी के 2 पहिए रुके हुए हैं तो गाड़ी इतनी तेज कैसे भाग रही है? जब मुख्य सब्जियां इतनी सस्ती हो गई तो थोक महंगाई क्यों बढ़ रही है? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि महंगाई का असर ना बहुत व्यापक होता है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें WPI की संरचना के अंदर झांकना होगा। अच्छा। देखिए, ये सूचकांक पूरी अर्थव्यवस्था का एक वेटेड एवरेज है। ये सच है कि आलू और प्याज की कीमतों में भारी गिरावट आई है। रिपोर्ट में भी तो यही था कि कंद और अनाज भी सस्ते हुए हैं। हाँ, ट्यूबर्स के दामों में गिरावट आई है, लेकिन समस्या ये है कि जो प्राइमरी आर्टिकल्स का पूरा बास्केट है वो केवल इन चंद सब्जियों से नहीं बनता। मतलब बास्केट में और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल। अगर एक तरफ कुछ सब्जियां सस्ती हुई हैं तो उसी बास्केट में मौजूद दूध की कीमतों में 2.62% की बढ़ोतरी हो गई है। अरे, और फलों की कीमतों में भी 2.11% का उछाल आया है। और अर्थव्यवस्था में दूध और फल जैसी चीजों की खपत बहुत बड़ी है। मतलब इन चीजों ने आलू प्याज वाली राहत को खत्म कर दिया, पूरी तरह से निगल लिया। और इसी का नतीजा है कि प्राइमरी आर्टिकल्स का कुल सूचकांक 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.36% पर जा पहुंचा है। तो ये तो कुछ ऐसा हुआ कि हमने अपनी एक जेब से पैसे बचाए, लेकिन दूसरी जेब से वो पैसा वापस सिस्टम में चला गया। हाँ, एकदम ऐसा ही हुआ। सब्जियों में जो बचत हुई वो दूध और फलों के बढ़े हुए बिल में बराबर हो गई। लेकिन अगर खाने पीने की चीजों का ये हिसाब एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो फिर थोक महंगाई को 38 महीने के उच्चतम स्तर पर कौन धकेल रहा है? ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब है कि आग कहीं और लगी है। जी। खेतों में नहीं, बल्कि कारखानों के अंदर। और वो आग है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, यानी कारखानों में बनने वाले सामान की लागत। अगर हम डेटा के उस हिस्से को देखें ना, तो निर्मित उत्पादों की महंगाई दर 40 महीने के उच्चतम स्तर 3.39% पर पहुंच गई है। 40 महीने? ये तो बहुत बड़ा सिग्नल है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब यह है कि टेक्सटाइल से लेकर स्टील तक और केमिकल से लेकर प्लास्टिक तक हर चीज को बनाने की जो मूल लागत है वो लगातार बढ़ रही है। ये जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट, वहां कुछ भारी उथल पुथल चल रही है। एकदम सही पकड़े हैं। क्योंकि देखिए, बिना ऊर्जा के कारखाने नहीं चलते और बिना ईंधन के कच्चा माल कारखानों तक नहीं पहुंचता। हाँ,
और ये मैकेनिज्म को रिपोर्ट्स के आंकड़े बहुत साफ तौर से साबित करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है ना? बिल्कुल। फ्यूल और पावर यानी ईंधन और बिजली के सेक्टर में 4.13% का सबसे बड़ा मासिक उछाल दर्ज किया गया है। पिछले 11 महीनों से कच्चे तेल और गैस का जो सूचकांक लगातार नेगेटिव या नकारात्मक दायरे में था, वो अचानक से सकारात्मक होकर 1.05% पर आ गया है। अच्छा, मतलब 11 महीनों से जो राहत थी वो खत्म हो गई। हाँ, 11 महीनों तक ऊर्जा की कीमतों ने हमारी थोक महंगाई को एक तरह से बांध कर रखा था, एक एंकर का काम किया था। लेकिन अब वो एंकर टूट चुका है। और ये एंकर खुद ब खुद नहीं टूटा है, इसके पीछे पश्चिम एशिया में चल रहा जियोपॉलिटिकल संकट बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल, भू राजनीतिक तनाव। हम अक्सर ये शब्द सुनते हैं, जियोपॉलिटिकल शॉक। अगर हम इसके मैकेनिज्म को थोड़ा व्यवहारिक तरीके से समझें तो ये महज तेल महंगा होने की कहानी नहीं है। तो और क्या है? जब किसी अहम समुद्री रास्ते पर तनाव बढ़ता है ना, तो जहाज़ों को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। जैसे लाल सागर वाले व्यापारिक मार्गों पर जब संकट आता है तो शिपिंग कंपनियों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। हाँ, केप ऑफ गुड होप से होकर जाना पड़ता है। बिल्कुल। इससे सिर्फ ईंधन ज्यादा नहीं जलता, बल्कि मालवाहक जहाज़ों का इंश्योरेंस प्रीमियम भी कई गुना बढ़ जाता है। सही बात है, रिस्क बढ़ जाता है। और वो सारा अतिरिक्त खर्चा, वो सारा बढ़ा हुआ फ्रेट रेट सीधे भारत के एक मैन्युफैक्चरर के बही खाते में जुड़ जाता है। इस पूरी कड़ी को ना बहुत सटीकता से जोड़ा गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने भी इसी बात पर जोर दिया है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि पश्चिम एशिया के इस संघर्ष का थोक कीमतों पर सीधा और त्वरित असर होता है। मतलब रिटेल महंगाई का कच्चे ईंधन के उतार चढ़ाव से सीधा संपर्क थोड़ा कम होता है, लेकिन थोक बाजार पर यह तुरंत हिट करता है। तुरंत हिट करता है। हाँ, क्योंकि एक कारखाने का मालिक अपनी लागत की गणना रियल टाइम में करता है। अगर उसके पास आ रहे कच्चे तेल या गैस का बिल आज बढ़ा है, तो वो अपनी फैक्ट्री से निकलने वाले माल की थोक कीमत में उसे तुरंत जोड़ देगा। लेकिन यहीं पर वो सवाल खड़ा होता है जो हमने शुरुआत में उठाया था। कौन सा? कि अगर थोक बाजार में ये झटका इतना तेज है और WPI 3.88% पर है, तो रिटेल बाजार यानी CPI 3.4% पर इतना शांत कैसे है? हाँ, ये एक बहुत आम सवाल है। मतलब आम इंसान को वो झटका तुरंत महसूस क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, क्योंकि रिटेल और होलसेल के बीच में ना एक बहुत बड़ा शॉक एब्जॉर्बर या कुशन काम करता है। कुशन, वो कैसे? जब फैक्ट्री से कोई माल निकलता है तो वो सीधे ग्राहक के हाथ में नहीं जाता, वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर के गोदामों से होकर गुजरता है। चेन लंबी होती है। बिल्कुल। रिटेलर्स के पास पहले से खरीदा हुआ पुराना इन्वेंट्री स्टॉक होता है, जो पुरानी और सस्ती दरों पर बना होता है। अच्छा, तो वो पुराना माल बेच रहे हैं अभी। हाँ, इसके अलावा रिटेल मार्केट में कंपनियां तुरंत कीमतें बढ़ाने से बचती हैं। वे अपने प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा कम कर लेंगी या फिर पैकेट का वजन थोड़ा कम कर देंगी। जिसे श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। यार, अभी उस पुरानी इन्वेंट्री और कंपनियों के दबे हुए प्रॉफिट मार्जिन रूपी स्पंज का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, स्पंज वाला उदाहरण एकदम फिट बैठता है यहाँ। वो स्पंज अभी थोक महंगाई के इस झटके को सोख रहा है, लेकिन कोई भी स्पंज असीमित पानी तो नहीं सोख सकता ना। बिल्कुल नहीं, एक लिमिट होती है। एक वक्त तो ऐसा आएगा जब रिटेलर के गोदाम का पुराना माल खत्म हो जाएगा और उसे नई 38 महीने की सबसे महंगी थोक दरों पर माल खरीदना पड़ेगा। और जब वो नया माल खरीदेगा तो जाहिर है वो उस बढ़ी हुई लागत को अपनी जेब से नहीं भरेगा, वो उसे सीधे ग्राहक की ओर पास कर देगा। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो हमें कोर इन्फ्लेशन यानी मुख्य थोक महंगाई दर पर नजर डालनी होगी। कोर इन्फ्लेशन? हाँ, कोर इन्फ्लेशन वो सूचकांक है जिसमें हम खाने पीने की चीजों और ईंधन की कीमतों को पूरी तरह से हटा देते हैं। अच्छा, क्योंकि सब्जियों के दाम रोज बदलते हैं और क्रूड ऑयल भी ऊपर नीचे होता रहता है। बिल्कुल। अगर हम इस स्थिरता को बाहर निकाल दें तो हमें पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के मूल ढांचे में यानी रोजमर्रा के कारखानों में महंगाई कितनी गहरी पैठ बना चुकी है। और चिंताजनक बात यह है कि मार्च 2026 में ये कोर WPI 41 महीने के उच्चतम स्तर 3.7% पर पहुंच गया है। 41 महीने? ये आंकड़ा तो बहुत ही क्रिटिकल है। हाँ, काफी क्रिटिकल है। अगर ईंधन और खाने की अस्थिरता को हटा देने के बाद भी कोर महंगाई 3.7% है, तो इसका मतलब है कि महंगाई अब सेकेंड राउंड इफेक्ट्स में प्रवेश कर चुकी है। बिल्कुल। मतलब मैं तो इसे कपड़ों पर लगे जिद्दी दाग की तरह देखती हूँ। जिद्दी दाग? हाँ, जैसे जब ईंधन महंगा होता है तो वो पहला झटका होता है, लेकिन जब उस महंगे ईंधन की वजह से ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने वेंडर के साथ
1 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और अपने रेट्स स्थायी रूप से 15% बढ़ा देती है, तो वो लागत सिस्टम में बेक इन हो जाती है, यानी पूरी तरह से पक जाती है, एक जिद्दी डाक की तरह जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में घुल चुका है। हाँ, जिसे निकालना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। अब अगर कल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल थोड़ा सस्ता भी हो जाए ना, तो भी ट्रांसपोर्टर अपना 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं बदलेगा। सही बात है। कारखानों की उत्पादन प्रक्रिया में ये उच्च लागत लॉक इन हो चुकी है। और इस लॉक इन या बेक इन इफेक्ट का मतलब ही यही है कि महंगाई अब सिर्फ एक मौसमी या अस्थायी चीज नहीं रही, वो सप्लाई चेन के डीएनए का हिस्सा बन गई है। डीएनए का हिस्सा। जब कारखानों को कच्चे माल, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए लगातार ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, तो वो उस लागत को एक ना एक दिन आगे बढ़ाएंगे ही। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मतलब भविष्य के लिए क्या अनुमान है? अर्थशास्त्रियों और रेटिंग एजेंसियों के जो आगे के पूर्वानुमान आ रहे हैं ना, वे बिल्कुल भी राहत देने वाले नहीं हैं। अच्छा। इकरा के ताज़ा अनुमानों के मुताबिक अप्रैल 2026 में ये थोक महंगाई दर 3.88% से छलांग लगाकर 4.8% तक पहुंचने की उम्मीद है। 4.8%? हाँ। अरे, ये तो एक झटके में लगभग 1 पूरे प्रतिशत अंक की छलांग है। बिल्कुल। और अगर कोर महंगाई पहले से ही 41 महीने के टॉप पर है, तो इसका मतलब है कि 4.8% सिर्फ कागजी आंकड़ा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मुनाफे और अंततः उपभोक्ताओं की जेब को निचोड़ने वाला है। और देखिए, ये सिर्फ 1 महीने की बात नहीं है। पूरे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए औसतन WPI 3.5% के आसपास रहने का अनुमान है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। इकरा की रिपोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा का जिक्र किया गया है, डबल वैमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाली दोहरी मार। दोहरी मार। पहला हिस्सा तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो पश्चिम एशिया का जियोपॉलिटिकल शॉक है। हाँ, जिसने ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स की कीमतों में आग लगाई है। तो दूसरा हिस्सा क्या है? इस दोहरी मार का जो दूसरा हिस्सा है, वो सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ा है, और वो है जलवायु का जोखिम या मॉनसून की अनिश्चितता। मॉनसून का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो असर होता है, वो तो किसी से छिपा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इसके मैकेनिज्म को देखें तो ये सिर्फ खेतों में पानी पड़ने तक सीमित नहीं है। बारिश का कुल आंकड़ा अगर सामान्य भी हो, लेकिन उसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अलग अलग इलाकों में उसका वितरण सही ना हो, हाँ, कहीं बाढ़ आ जाए और किसी कृषि बेल्ट में सूखा पड़ जाए, तो पूरे फसल का गणित बिगड़ जाता है। और अगर मॉनसून कमजोर रहता है, तो इसका सीधा असर हमारे उस प्राइमरी आर्टिकल्स के बास्केट पर पड़ेगा। बिल्कुल। जिसमें अभी दूध और फलों ने तेजी दिखाई थी। और अगर ऐसा होता है तो हम एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में प्रवेश कर जाएंगे। अभी आलू, प्याज जैसी चीजों ने जो थोड़ी बहुत राहत दे रखी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ। जब खाद्य पदार्थों की कीमतें भी ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के साथ सुर मिलाने लगेंगी, तो ये डबल वैमी अपने सबसे भयानक रूप में सामने आएगी। मतलब दोनों तरफ से मार। हाँ, इकरा ने चेतावनी दी है कि अगर खाद्य लागत में इसी तरह वृद्धि होती रही, तो थोक महंगाई दर जल्द ही 5% के मनोवैज्ञानिक और क्रिटिकल स्तर को भी छू सकता है। अगर हम इस पूरे परिदृश्य को ध्यान से देखें ना, तो मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है। कौन सा सवाल? एक तरफ हमारे पास ऊर्जा का संकट है, जो पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक तनावों से पैदा हुआ है। हाँ। ये एक ऐसा सप्लाई साइड शॉक है जिस पर हमारा या हमारे देश की नीतियों का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। बिल्कुल, वो ग्लोबल फैक्टर है। और दूसरी तरफ हमारे पास मॉनसून का जोखिम है, जो पूरी तरह से प्रकृति के हाथ में है। ये भी एक सप्लाई साइड की ही समस्या है। सही कहा। तो जब महंगाई के दोनों प्रमुख कारण, वैश्विक तनाव और स्थानीय मौसम, पूरी तरह से बाहरी हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी मौद्रिक नीतियां या सेंट्रल बैंक के जो टूल्स होते हैं, वो यहाँ आकर बेअसर हो जाते हैं? क्या हम बस बैठकर 2026 की पहली छमाही तक इस महंगाई की लहर के गुजरने का इंतजार करने को मजबूर हैं? इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है क्या? देखिए, अर्थशास्त्र में सप्लाई साइड शॉक का प्रबंधन सबसे जटिल चुनौतियों में से एक माना जाता है। अच्छा। ब्याज दरें बढ़ाकर या मौद्रिक नीति को सख्त करके आप बाजार में मांग को तो कम कर सकते हैं, लेकिन ब्याज दरें बढ़ाने से खेतों में ज्यादा गेहूं तो नहीं उग सकता ना। हाँ, वो तो है। और ना ही लाल सागर में जहाजों का रास्ता सुरक्षित हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए जब महंगाई की जड़ें सप्लाई चेन में होती हैं, तो सेंट्रल बैंक्स को बहुत फूक कर कदम रखना पड़ता है। रिपोर्ट भी यही निष्कर्ष निकालती है कि 2026 की पहली छमाही तक थोक कीमतें उच्च स्तर पर ही बनी रहने की संभावना है।
जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई चेन स्थिर नहीं होती और जब तक मॉनसून की स्थिति पूरी तरह से साफ होकर सकारात्मक नतीजे नहीं देती, तब तक इस महंगाई को किसी भी जादुई नीति से तुरंत नीचे नहीं लाया जा सकता। मतलब इस वक्त जो अर्थव्यवस्था का जहाज है वो दो बड़े तूफानों के बीच से गुजर रहा है, एक ग्लोबल और दूसरा लोकल। एकदम सही। और ऐसे में ये उम्मीद करना कि सब कुछ रातों रात सामान्य हो जाएगा यथार्थवादी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं तो कहानी ये उभर कर आती है कि ये 3.88% का थोक महंगाई का आंकड़ा महज एक सांख्यिकीय संयोग नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि 11 महीनों से शांत पड़ी ऊर्जा की कीमतों ने भू राजनीतिक तनावों के कारण फिर से सिर उठा लिया है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये महंगाई अब केवल कच्चे माल तक सीमित नहीं है। ये 41 महीने के उच्चतम कोर इन्फ्लेशन के रूप में हमारी फैक्ट्रियों की मशीनों और सप्लाई चेन के लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स में बेक इन हो चुकी है, पूरी तरह से लॉक हो चुकी है। और इस विश्लेषण का सबसे अहम सबक यही है कि हमें महंगाई को सिर्फ उपभोक्ता के नजरिए से नहीं बल्कि उत्पादक और मैन्युफैक्चरर के नजरिए से भी देखना होगा। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आज जो थोक बाजार की हकीकत है वो कल का खुदरा बाजार का भविष्य है। और यहीं से एक ऐसा विचार जन्म लेता है जो सोचने पर मजबूर करता है। हमने देखा कि रिटेल मार्केट का वो स्पंज, वो शॉक एब्जॉर्बर फिलहाल सीपीआई को 3.4% पर थामे हुए है। लेकिन कारखानों में लागत 40 महीने के उच्चतम स्तर पर है और आगे इसके 4.8% तक जाने का अनुमान है। तो वो दिन कितना दूर है जब रिटेलर्स और कंपनियों के मुनाफे का ये स्पंज पूरी तरह से सूख जाएगा? बिल्कुल, एक दिन तो सूखेगा ही। जिस दिन वे ये फैसला करेंगे कि अब ये भारी भरकम थोक लागत उन्हें अपनी जेब से नहीं बल्कि सीधे आम इंसान की जेब से वसूलनी है, उस दिन इस 38 महीने की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग महंगाई का असली असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या होगा? ये निश्चित रूप से वो सवाल है जिस पर आने वाले महीनों में हर आर्थिक विश्लेषक की नजर टिकी रहेगी। जब वो क्वेश्चन हटेगा तो बाजार का असली इम्तिहान शुरू होगा। बिल्कुल सही। और इसी अहम और विचारणीय सवाल के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं समेटते हैं। डेटा के पीछे की इस जटिल सप्लाई चेन और मैकेनिज्म को डिकोड करने के सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अर्थव्यवस्था के ऐसे ही अहम पहलुओं और उनके पीछे की असली कहानी को समझने के लिए आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए जुड़े रहें।